थ्योरी थी उसको एक बार लास्ट रिवाइज कराएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू वर्ड से मिलकर बना है। एक तो है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट या चार्जेस, चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी या करंट, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन हो गई स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस at rest. Study of electric charges at rest is called electrostatics. यहाँ पे हम चार्ज की स्टडी करेंगे और कंडीशन क्या होगा कि चार्ज रेस्ट में होगा, चार्ज मोशन में नहीं होगा। So study of electric charges at rest is called electrostatics. It's called electrostatics. यानी electrostatics, it is a branch of physics in which we study about the electric charges at rest, and also we will study the various forces acting on the charges, various forces acting on the charges when the charges are at rest. इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, the definition of frictional electricity: the electricity produced due to friction or due to rubbing. The electricity produced due to friction or due to rubbing is called frictional electricity. इसमें हमने दो तीन चीजें देखी थी कि when a glass rod is rubbed with silk cloth, जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है तो फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का मतलब इन दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप होते हैं। तो when a glass rod is rubbed with silk cloth, then glass rod acquires positive charge and silk cloth acquires negative charge due to frictional electricity. Due to friction, the charges develop on both the body. On glass rod, positive charge developed, and on silk cloth there is a negative charge developed. Similarly, when a plastic rod is rubbed with woolen cloth, दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं कि जब प्लास्टिक रॉड को वूलन क्लॉथ से रब किया जाता है तो फ्रिक्शन के कारण चार्जेस दोनों बॉडी के ऊपर डेवलप होंगे और प्लास्टिक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और वूलन क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ये चार्जेस अलग अलग नेचर के चार्जेस क्यों डेवलप होते हैं इसकी भी हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिर हमने एक चीज बताई थी, when a plastic comb is rubbed with dry hair, then comb gets electrified.
When a plastic comb is rubbed with dry hair, जब प्लास्टिक कॉम को ड्राई हेयर से रब करते हैं तो कॉम गेट्स इलेक्ट्रिफाइड, कॉम के अंदर इलेक्ट्रिफाइड हो जाता है, यानी कॉम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है। इसके कारण कॉम क्या करता है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को के पास में कॉम को ले जाएंगे तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े अट्रैक्ट हो जाएंगे कॉम की तरफ। तो यहां से हम दो चीजों की डेफिनेशन की बात करेंगे। पहली चीज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन। The definition of electricity in electrostatic substances. In electrostatics, so the property of a rough substances due to which they attract light objects is called electricity. Electricity एक property है, किस चीज की property है, substance की property है। The electricity, the property of a rough substance, जिस substance को रब किया गया है उसकी एक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, रफ सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी है। तो द डेफिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ रफ सब्सटेंसेस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ रफ्ड सब्सटेंसेस ड्यू टू which they attract light objects. The property of rough substances due to which they attract light objects is called electricity. तो इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ रफ सब्सटेंसेस। जैसे हमने प्लास्टिक कॉम को रब किया था ड्राई हेयर से, तो प्लास्टिक कॉम के अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हुई। कौन सी प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी के कारण क्या हुआ, ड्यू टू विच, उस प्रॉपर्टी के कारण they attract light objects। प्लास्टिक कॉम जो था वो लाइट, हल्के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लगा, यानी प्लास्टिक कॉम के अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई। प्रॉपर्टी क्यों डेवलप हो गई, क्योंकि प्लास्टिक कॉम को रब किया गया। किस चीज से रब किया गया, ड्राई हेयर से रब किया गया। ड्राई हेयर से रब करने के कारण क्या हुआ, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, रफ सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के कारण क्या हुआ, इस प्रॉपर्टी के कारण जो प्लास्टिक कॉम था वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ रफ सब्सटेंसेस ड्यू टू व्हिच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हम देखेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेशन। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, frictional electricity. So the electricity developed due to friction. Electricity developed due to friction. Electricity developed due to friction is called frictional electricity, is called frictional electricity। फ्रिक्शन के कारण या रबिंग के कारण, ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ड्यू टू रबिंग इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां से हमने दो डेफिनेशन देखी। एक तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है, रफ सब्सटेंसेस, जिसको रब किया गया। इस प्रॉपर्टी से क्या होता है, इस प्रॉपर्टी के कारण जो भी रफ सब्सटेंस है वो कागज के या स्मॉल छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और फ्रिक्शन के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है बॉडी के अंदर, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी।
तो ये टॉपिक हुआ। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी जिस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी एक प्रॉपर्टी है और इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किसके कारण होता है? चार्ज के फ्लो के कारण होता है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी कोई प्रॉपर्टी है रफ सब्सटेंस की, तो चार्ज भी क्या होगी? ये भी एक प्रॉपर्टी होगी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? तो इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी किसकी होती है? कोई बॉडी की होती है, कोई पार्टिकल्स की होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो है, लेकिन किसकी प्रॉपर्टी है? तो इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? इंटरनल। So electric charge is the intrinsic property। अब प्रॉपर्टी किसकी है? तो ये जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की है। इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? तो लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। It is the intrinsic property of elementary particles like electrons, protons, of which all other objects are made up. It is the intrinsic property of elementary particles like electrons, protons, of which all other objects are made up। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी बॉडी है, वो किन किन चीजों से मिलकर के बना है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से मिलकर के बना है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। किसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है? तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से क्या होता है? इन्हीं से कोई भी बॉडी मिलकर के बनती है। एवरी बॉडी इज मेड अप बाय स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। अरे यस है? यस, यस अवेलेबल है क्या क्लास में? तो बीच में कैसे गायब हो गया? सब नौटंकी वादी जो है ना, उसको बोल दे कि ये बंद कर दे, नौटंकी वादी बीच क्लास से गायब हो। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब इंटरनल होता है। और एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स किसे कहते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स को एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, ये सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से मिलकर के क्या बनता है? कोई भी ऑब्जेक्ट्स की फॉर्मेशन इससे होती है। तो
of which all other objects are made up. अब इस प्रॉपर्टी के क्या कारण क्या होता है? हमने ये तो देख लिया कि चार्ज जो है वो इंटरनल प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी। एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। इतनी चीजें हमने समझ ली। अब हम ये देखेंगे कि इस इंटरनल प्रॉपर्टी से होता क्या है। प्रॉपर्टी तो है लेकिन इससे होता क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? इंटरनल प्रॉपर्टी। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी वेरियस ऑब्जेक्ट various objects exert a strong electrostatic force of attraction or repulsion on each other, on each other। ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, कौन सी प्रॉपर्टी? इंटरनल प्रॉपर्टी, जिसे हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी से क्या होता है? तो इस प्रॉपर्टी से यही होता है कि ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी वेरियस ऑब्जेक्ट्स exert strong electric force of attraction और repulsion on each other। इस प्रॉपर्टी से क्या होता है कि बहुत सारे बॉडी या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स कौन सा होगा? दो टाइप का फोर्स होगा, या तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा और या रिपल्सन का फोर्स होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, दो चार्ज बॉडी के बीच में या बहुत सारे चार्ज बॉडी के चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स हो चाहे वो रिपल्सन का फोर्स हो, वो किसके कारण होता है? वो एक प्रॉपर्टी के कारण होता है। वो प्रॉपर्टी कौन सी है? इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी है। और इलेक्ट्रिक चार्ज की वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? तो इंटरनल प्रॉपर्टी कहलाती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की वो इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसे हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कह रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे या रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे। तो उस प्रॉपर्टी के कारण पहली बात तो ये होती है। दूसरी चीज अपन देखें कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, कौन सी क्वांटिटी है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड होगी, इसमें डायरेक्शन नहीं होगी। तीसरी बात देखें, इसकी यूनिट क्या होती है? तो इट्स यूनिट इज कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम, इट्स यूनिट इज कूलम। अब चार्ज भी दो टाइप के हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो लाइक चार्जेस के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। लाइक चार्जेस repel each other, like charges repel each other, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे मान लो ये दो पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा और ये इसके ऊपर भी फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा। तो ये क्या हुआ? रिपल्सन हुआ, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो लाइक चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सपोज करो नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? इसे अपनी तरफ खींचेगा, और ये इसे क्या करेगा? ये इसे अपनी तरफ खींचेगा और ये इसे अपनी तरफ खींचेगा। ये जो चार्ज था इसने इस चार्ज को अपनी तरफ खींचा, ये जो चार्ज था नेगेटिव, इसने दूसरे नेगेटिव को अपनी तरफ खींचा, और ये जो चार्ज था नेगेटिव, इसने दूसरे को अपनी तरफ खींचा। तो वापस इनके बीच में रिपल्सन हो गया।
तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी सपोज करो कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये ए पॉइंट पे है ये बी पॉइंट पे है। सपोज करो इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो ए के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बी को क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने के कारण अपनी तरफ खींचेगा, इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। ए जो है बी को अपनी तरफ खींचेगा और बी जो है ए को अपनी तरफ खींचेगा, तो इनके बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, like charges repel each other and unlike charges attract each other। तो ये प्रॉपर्टी होगी चार्ज के बारे में, ये अपन ने डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंटरनल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी होगी तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होगी। एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के कारण तो कोई भी बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है। अब इस प्रॉपर्टी के कारण होगा क्या, मान लो किसी बॉडी के अंदर चार्ज डेवलप हो गया, तो इस प्रॉपर्टी के कारण होगा क्या, इस प्रॉपर्टी के कारण बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट होंगे वो एक दूसरे के ऊपर या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे या रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे। अब इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम होगी। दो बातें और ध्यान में रखनी है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात थी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैटर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मैटर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मैटर्स कोई भी मैटर जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ऐसा क्यों, तो ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, so they cancel the effect of each other and becomes electrically neutral। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन बनेगा कि why matters are electrically neutral, why matters are electrically neutral। तो इसका आंसर होगा कि all matter consist equal number of protons and electrons। All matter consist equal number of protons and electrons। अब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके कारण ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं अपोजिट चार्ज होने के कारण। All matter consist equal number of protons and electrons, so they cancel the effect of each other। So they cancel the effect of each other and becomes electrically neutral and becomes electrically neutral। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या था कि why matters are electrically neutral,
व्हाई मैटर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये था हमारा क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा? ऑल मैटर कंसिस्ट इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण क्या होगा कि दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और कैंसिल होने के कारण क्या होगा कि मैटर जो होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर किसी मैटर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, इसका मतलब है कि वो मैटर जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दूसरी बात, इफ ए बॉडी हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ अ बॉडी हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, then it has negative charge। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, if a body has excess of electrons, then it has negative charge। then it has negative charge। किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो वो बॉडी कौन सा चार्ज कहलाएगा? वो नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। and if a body has excess of proton, if a body has excess of protons, then it has positive charge, then it has positive charge। अगर किसी बॉडी में प्रोटॉन ज्यादा मात्रा में है, एक्सेस है, यानी पॉजिटिव चार्ज एक्सेस है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा। अगर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज कहलाएगा। अब अपन बात करते हैं कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एन एटम। जितने भी बॉडी हैं वो किस चीज से मिलकर के बना होता है? एटम से मिलकर के बना होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो अपन ने पहले इसका आंसर देख लिया, मैटर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक बार और रिवाइज करा देते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई मैटर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मैटर्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते क्यों है? तो इसका आंसर होगा कि ऑल मैटर कंसिस्ट इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड प्रोटॉन मींस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों इक्वल नंबर में है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। मान लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस का 10 कूलम और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस का 10 कूलम, तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो -10 + 10 क्या हो गया? 0 हो गया टोटल चार्ज, यानी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स must be equals to number of protons। दो बातें और ध्यान रखनी है कि if the body has excess of electrons then it has negative charge, and if a body has excess of proton then it has positive charge, and if a body has number of electrons equals to number of protons then the body is neutral। तीन बातें याद रखनी है। अगर बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है तो बॉडी कैसी है? न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। दूसरी बात, अगर बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, वो बॉडी कौन सा चार्ज होगा? तो बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तीसरी बात, अगर बॉडी के ऊपर प्रोटॉन्स ज्यादा है यानी पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस है, तो बॉडी कौन सा चार्ज कहलाएगा? पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। अब अपन आगे देखेंगे, एटम्स की न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं।
अब अपन बात करते हैं कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एन एटम। मैटर बनता किससे है? तो ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एन एटम। एटम से मिलकर के मैटर होता है, यानी मैटर के अंदर क्या होगा? एटम होगा। सो ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एन एटम। अब एटम के अंदर क्या होगा? तो एटम के अंदर सेंट्रल में एक न्यूक्लियस होगा। An atom consists centrally located nucleus. An atom consists centrally located nucleus. एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा। मैटर किस चीज से बना? एटम से बना। एटम कहां होगा? एटम के अंदर क्या होगा? तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस की पोजीशन कहां होगी? तो सेंट्रली लोकेटेड होगी। और इसके अंदर क्या होगा? इट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। An atom consists centrally located nucleus containing protons and neutrons. Containing protons and neutrons. तो दो बातें हमने देखी। पहली चीज क्या देखी कि मैटर किस चीज से बनता है? तो मैटर एटम से बनता है। अब हम आगे एटम की बात कर रहे हैं कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो एटम जो होता है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। मान लो ये एटम है, इसके सेंटर में क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। ये न्यूक्लियस कहलाया। न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गए? प्रोटॉन हो गए और न्यूट्रॉन हो गए। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज हुआ? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नो चार्ज, मींस इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो पहली बात हमने देखी कि मैटर एटम से मिलकर के बना होता है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। एंड इसके चारों तरफ आउटर ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स हो गए। इस ऑर्बिट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होगा। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। प्रोटॉन कहां पे होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। न्यूक्लियस कहां होगा? तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होगा। और एटम से क्या बनता है? बहुत सारे एटम्स मिलकर के क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। बहुत सारे, यानी मैटर के अंदर क्या होगा? एटम होगा। एटम के बीच अंदर सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, यानी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स होंगे और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब हम देखते हैं कि ये सपोज करो कि फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। इस तरह से बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं एटम के अंदर। अब यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉन जो है
न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में क्यों मूव करता है? तो इसलिए मूव करता है कि प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स कौन सा है? अट्रैक्शन का फोर्स है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अपोजिट चार्जेस में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ये अपोजिट चार्जेस हैं प्लस और माइनस, तो इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। अब ये जो फोर्स है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? न्यूक्लियस और ऑर्बिट यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। फोर्स डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस 1/r स्क्वायर। Force is inversely proportional to the square of the distance between nucleus and between proton and electron। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन था, ये न्यूक्लियस था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इनके बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इनके बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन ये जो डिस्टेंस थी r1 और ये डिस्टेंस थी r2 और ये डिस्टेंस थी r3। अब जैसे जैसे हम ऑर्बिट से दूर, न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं, डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। ये r1 डिस्टेंस कम था, r2 डिस्टेंस और ज्यादा हो गया, r3 डिस्टेंस और ज्यादा हो गया, और फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो r की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो फोर्स क्या होगी? कम होगी। r जैसे जैसे ज्यादा होता जाएगा फोर्स कम होता जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के पास वाला जो ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो सबसे ज्यादा होगा, यानी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, फिर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ कम हो जाएगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी कम हो जाएगा। यानी हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बाहर का जो ऑर्बिट होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सबसे कम होगा, लेस फोर्स लगेगा। जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ऊपर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस जो फोर्स लगाएगा वो बहुत लेस फोर्स लगाएगा। क्यों लेस फोर्स लगाएगा? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो इस लेस फोर्स के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ये अपने पाथ से बाहर निकल जाते हैं, ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं, और ऑर्बिट से बाहर निकल करके ये क्या करते हैं? ये कंडक्शन का काम करते हैं, यानी कि चार्ज का फ्लो कराते हैं। यानी करंट का फ्लो कराने में ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। क्यों बाहर निकल जाते हैं? क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, और ये जो एस्केप हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, यही कौन सा काम करते हैं? करंट के फ्लो का काम यही करते हैं। अंदर जो मूव कर रहे हैं ये करंट का फ्लो नहीं कराते, कंडक्शन में इनका रोल नहीं होता। कंडक्शन के लिए जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण वो रिलीज हो जाते हैं, अपने ऑर्बिट से बाहर हो जाते हैं। ऑर्बिट से बाहर होने के कारण
वो कंडक्शन का काम करते हैं, यानी कि करंट फ्लो में आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जरूरत होती है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द outermost electrons of the outermost cell of an atom are loosely bound to the nucleus. Electrons of the outermost shell of an atom are loosely bound to the nucleus. Loosely bound to the nucleus. यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बॉन्डिंग लूज होती है। सो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर लूजली बॉन्ड टू द न्यूक्लियस। अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, energy required to remove the electron from the surface of the metal is called work function, अब हमने ये बताया था कि जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्ड होते हैं। लूजली बॉन्ड होने के कारण ये ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं। यानी बाहर निकल रहे हैं तो बाहर निकलने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो बाहर निकलने के लिए, कहां से बाहर निकलने के लिए? ऑर्बिट से। कौन सी ऑर्बिट से? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब हम यहां तक आपके समझ में अगर आ गई बात तो वापस से एक बार रिवाइज करा देते हैं। यहाँ पे हम देख रहे थे कि ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ एन एटम। जितने भी मैटर है वो एटम से मिलकर के बने होते हैं। एटम के अंदर क्या होगा? सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होगा। एटम के सेंटर में, बीच में न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी न्यूट्रल होता है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं। उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में मूव करता है? तो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन सर्कल में ही क्यों मूव करता है? क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस से ऑर्बिट की डिस्टेंस इंक्रीज होती है, न्यूक्लियस से ऑर्बिट की डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होती है, फोर्स जो होता है वो कम होता चला जाता है। यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ऊपर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत लेस हो जाएगा और उस लेस फोर्स होने के कारण इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी को कहेंगे वर्क फंक्शन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो हमने यहाँ पे देख लिया वर्क फंक्शन की डेफिनेशन। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन
energy required to remove the electron from the surface of the metal is called work function. अब हम आते हैं, अपन ने पहले बात डिस्कस किया था, हमने ये कहा था कि जब when a glass rod is rubbed with silk cloth, पहला एग्जांपल हमने दिया था कि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से जब हमने रब किया था तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी जो ग्लास रॉड था ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और सिल्क क्लॉथ जो था वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया? तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया कि इसमें फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गया। ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके सिल्क क्लॉथ में चला गया। इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से क्या निकला है? इलेक्ट्रॉन निकला है। ग्लास रॉड से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर हुआ? क्योंकि जब हमने इसको रब किया, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से जब रब किया तो ग्लास रॉड के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन थे वो बाहर निकल गए क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके कहां चले गए? सिल्क क्लॉथ में चले गए। यानी ग्लास रॉड में किसकी कमी हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ज्यादा क्या रह गया? इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रह गया, इसलिए ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो गया और इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ के अंदर ज्यादा हो गया क्योंकि पहले से भी इलेक्ट्रॉन था और यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन निकल करके आ गया, यानी सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने के कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। कहने का मतलब अब क्वेश्चन ये बनता है, इतनी बात तो हम समझ गए कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया यानी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस बाहर निकल गए तो ये बॉडी कौन सा बन गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा चले गए, इसके कारण ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन्स गोस फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ? इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में क्यों गया? रिवर्स प्रोसेस क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सिल्क क्लॉथ जो था यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके ग्लास रॉड की तरफ जाता? क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन्स डजंट फ्लो फ्रॉम सिल्क क्लॉथ टू ग्लास रॉड। तो अब हम इसका आंसर देखेंगे। इसके आंसर के लिए हम ये समझना चाहेंगे कि when two different bodies rub with each other, when two different bodies rubbed with each other, then electron always transfer. Then electrons always transfer from the body of lower work function, from the body of lower work function to the body of higher work function. इस क्वेश्चन का आंसर यहां से मिलेगा। क्वेश्चन हमारा क्या था पहले वो वापस से समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये था, मैंने बताया कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकलकर सिल्क क्लॉथ में चला जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड में चला जाए? उसका आंसर ये हुआ। क्या हुआ आंसर? कि जब भी हम दो डिफरेंट बॉडी को रब करते हैं देन
electrons always transfer from the body of lower work function to the higher work function. अब वर्क फंक्शन क्या होता है ये हम डेफिनेशन में देख चुके हैं। वर्क फंक्शन क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। यानी कि अगर ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क क्लॉथ में गया है, इसका मतलब यह है कि ग्लास रॉड जो है वो लोअर वर्क फंक्शन पे है। ग्लास रॉड इज लोअर वर्क फंक्शन, यानी ग्लास रॉड की वर्क फंक्शन जो है वो लोअर है और सिल्क क्लॉथ जो है वो हायर वर्क फंक्शन पे है, हायर वर्क फंक्शन। यानी कहने का मतलब कि अलग अलग मटेरियल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। डिफरेंट मेटल्स, डिफरेंट मटेरियल्स का वर्क फंक्शन का वैल्यू अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जैसे हमने दो केस लिया था, एक ग्लास रॉड लिया था और एक सिल्क क्लॉथ लिया था, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ग्लास से सिल्क में हुआ है। इसका मतलब है कि ग्लास रॉड की वर्क फंक्शन लेस है और सिल्क क्लॉथ की वर्क फंक्शन हाई है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन की तरफ होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में गया और इलेक्ट्रॉन सिल्क से ग्लास में इसलिए नहीं जा सकता कि ये हायर वर्क फंक्शन पे है और ये लोअर, हायर से लोअर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता। So that is the answer of this question, that why electrons always flow from glass rod to silk cloth. उसके बाद हम देखेंगे कि कॉज ऑफ चार्जिंग। हमने ये कहा कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया गया तो इन बॉडी के ऊपर अलग अलग नेचर का चार्ज डेवलप हो गया और ये जो ग्लास रॉड थे चार्ज हो गया। तो ग्लास रॉड के चार्ज होने का रीजन क्या हुआ? चार्ज हो गया यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होने लगेगा। तो चार्जिंग का रीजन क्या था? कॉज ऑफ चार्जिंग। व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग? तो कॉज ऑफ चार्जिंग इज नथिंग बट कॉज ऑफ चार्जिंग इज द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉज ऑफ चार्जिंग, व्हाट इज कॉज ऑफ चार्जिंग? इट इज द actual transfer of electron। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण ही बॉडी चार्ज होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया है ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया इसलिए ग्लास रॉड चार्ज हो गया। तो कॉज ऑफ चार्जिंग क्या है? कॉज ऑफ चार्जिंग इज द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर ड्यूरिंग रबिंग। जब हम दो डिफरेंट मटेरियल को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ये भी बता दिया कि कौन से बॉडी से कौन से बॉडी में होगा। तो जिस बॉडी की वर्क फंक्शन लोअर होगी वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जिस बॉडी की वर्क फंक्शन ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी ऑफ लोअर वर्क फंक्शन टू द बॉडी ऑफ हायर वर्क फंक्शन, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से ही बॉडी चार्ज हो जाता है। सो द कॉज ऑफ चार्जिंग इज द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी मटेरियल ऑफ लोअर वर्क फंक्शन, मटेरियल ऑफ लोअर वर्क फंक्शन loses the electron and becomes negatively and becomes positively charged कहने का मतलब ये हुआ कि जो मटेरियल लोअर वर्क फंक्शन से होगा, जो मटेरियल लोअर वर्क फंक्शन पे होगा वहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और लॉस होने के कारण वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब सिंस इलेक्ट्रॉन हैज फाइनाइट मास, since
इलेक्ट्रॉन हैज फाइनाइट मास, इलेक्ट्रॉन हैज फाइनाइट मास, इलेक्ट्रॉन के ऊपर सर्टेन मास होता है। तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया उसका मास स्लाइटली डिक्रीज हो जाए, मास डिक्रीजेस स्लाइटली, मास डिक्रीजेस स्लाइटली। कहने का मतलब कि ग्लास रॉड की शुरू में जो मास थी स्टार्टिंग में, और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाने के बाद इसकी जो मास होगी वो मास स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा, और सिल्क क्लॉथ की मास स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी, मास इंक्रीजेस स्लाइटली। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक सर्टेन मास होता है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया उस बॉडी की मास थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और जहां से इलेक्ट्रॉन कम हो गया उसकी मास स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगी। तो ये टॉपिक हो गया। अब फिर नेक्स्ट क्लास में आगे का डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको नोट्स हमने डाल रखा है, नोट्स डाल रखा है, उसको आपने स्टडी करना, सारे थ्योरी लर्न करना, और नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस